वेलकम टू टैलेंट बट साइलेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी। हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना और उसके बनने के पीछे क्या क्या वजह थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक वह है भारतीय संवैधानिक इतिहास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाने के लिए दो प्रमुख युद्ध लड़े। पहला था प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हारा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति यानी कि लॉर्ड क्लाइव जीते। दरअसल सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उसने धोखाधड़ी की और वह लॉर्ड क्लाइव से मिल गया। इसी युद्ध में मिला था कि उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। हालांकि वो आगे चल के बना भी 1757 से लेकर 1760 तक बना। हालांकि ये सब इतिहास की बातें हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो गाइस, प्लासी के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें 3 नवाब एक साथ लड़े। पहला था बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा था अवध का नवाब सिराजुद्दौला और तीसरा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा मीर कासिम और मीर जाफर में, और एक और वर्ड है सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में। तो गाइज याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध था उसमें मीर जाफर, यहाँ पे देखिए जाफर में र है, और फिर जो एक और था सिराजुद्दौला उसमें सिरा है, वहाँ उसमें भी र है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जहाँ हम लोग पहले थे। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो के खिलाफ युद्ध लड़े। इस युद्ध में इन तीनों सेनाओं को परास्त कर हेक्टर मुनरो ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। गाइस, इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार कर लिए। गाइस, प्लासी के युद्ध में, जब प्लासी का युद्ध हुआ उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव जीते थे, लेकिन उस वक्त वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार कर लिया गया और वहाँ पे एक गवर्नर को नियुक्त कर दिया गया। जो पहला गवर्नर बना वह था लॉर्ड क्लाइव। गाइज, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1973 में अपने अनुकूल शासन करने के लिए एक एक्ट बनाया जो भारतीय संविधान की सीढ़ी बनी। भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई। हम लोग उसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कानून का निर्माण कहाँ होता था और कैसे होता था। तो गाइस, ब्रिटिश संसद में कानून का निर्माण किया जाता था। इसको 2 चरणों में आगे चल के लागू किया गया। पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू करना और दूसरा था ब्रिटिश की महारानी के द्वारा लागू करना। 1773 से लेकर 1833 तक जितने भी नियम पास हुए वह सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए, और उसके बाद 1858 से लेकर जितना भी कानून आगे बने वो सब ब्रिटिश की महारानी के द्वारा लागू किए गए। तो गाइज चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम लोग उन क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत में लिखित कानून बनाने का काम शुरू किया। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस वक्त एक गवर्नर को नियुक्त कर दिया गया, और आगे चलकर 1773 में गवर्नर के पद को हटाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसके बाद इसी एक्ट में कलकत्ता में फोर्ट विलियम एक संस्थान है जहां पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह स्थापना 1774 में की गई। चलिए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता था। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहयोगी न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नाम, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद जो अन्य 3 थे उनका नाम है हाइडा, लेमेंस्टर और चैबर्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? अरे पूछूं क्या, चलो बताओ आप। वर्तमान में अभी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। वर्तमान में अभी टोटल 34 हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो गाइज इसके बाद हम लोग इस एक्ट में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में भी की जा सकती थी। इस एक्ट में बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए। सीधा सा मतलब है मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1773 से पहले ये होता था
कि बम्बई एवं मद्रास के जो गवर्नर थे वो अपना राजस्व, इंग्लिश में बोले तो रेवेन्यू, या फिर जो भी नियम लागू करते थे वह ब्रिटिश संसद को सूचित करते थे। लेकिन 1773 के एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंपने लगे। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं 1773 के कुछ बचे खुचे एक्ट पे। तो इस एक्ट में भारतीयों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी एक्ट में यह बताया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 4 वर्ष होगी और डायरेक्टरों की संख्या 24 होगी, जिसमें से 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है इसकी जानकारी मैं आपको 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट में बिल्कुल अच्छी तरह दूंगा। वह वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। तो चलिए हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि अभी तक बंगाल के गवर्नर कितने बने और गवर्नर कब बने और गवर्नर जनरल कब बने। तो आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो गाइज पहला एमसीक्यू हम लोग का है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलिजा एम्पे। गाइज इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो वह है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपबंध था। एक है कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी तक प्रतिवर्ष चुने जाते थे अब 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद है कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी, जिसमें से 1/4 प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद है न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3 इसमें से सही है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 नंबर में दिखाया गया है इसमें लिख रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी। ये तो सही लिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो लिखा है इनमें से 1/4 प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा गलती है, क्योंकि प्रति 1/4 जो है हिस्सा है वह प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो प्रतिवर्ष चुने जाते थे। लेकिन मैंने आपको पीछे ही बताया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वह उनका जो पीरियड होता था वह 4 साल के लिए होता था, और यहाँ पे दे रहा है 3 वर्ष के लिए। तो ये जो है वह ऐसा ही गलत हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता अवधि गवर्नर जनरल के प्रसादप्रस्त थी। 2 है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त थी। 3 है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को नागरिक व सैन्य शक्ति दी गई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य खंडों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि लिखा है पहले असैनिक तथा सैनिक शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा राजस्व का समस्त प्रबंध फोर्ट विलियम में 4 पार्षद की सहायता से गवर्नर जनरल में निहित था। बी में है फोर्ट विलियम की पार्षद परिषद ने गवर्नर जनरल को मद्रास तथा मुंबई की प्रेसिडेंसी के शासन के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। सी है भारतीय उपनिवेश के अधीक्षण से संबंध सभी शक्तियां नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती थी, जबकि निदेश मंडल के पास मात्र नियुक्तियां करने का अधिकार था। डी है अपराध के सभी मामलों से निपटने के लिए फोर्ट विलियम में एक उच्चतम न्यायालय जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसका गठन हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी क्यों है इस क्वेश्चन का जानकारी हम जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताएंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि सी आखिर गलत क्यों है इस क्वेश्चन में। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया किस वर्ष। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन सुधार के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
ए यानी कि 1773। अगर आप लोगों ने टोटल वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपका टोटल एमसीक्यू सही होते होंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर आप लोगों ने, मैंने एक जो लास्ट में सीट दिया था, अगर आप लोगों ने उस सीट को याद किया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता सकते हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए और अंदाज़ा लगाइए इसमें से क्या हो सकता है, क्योंकि इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। पहला कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि कौन गवर्नर जनरल था, कौन गवर्नर था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर मैंने आपको एक पीछे एक सीट दे दिया था, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? ऑप्शन आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1773। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल टैलेंट नेवर साइलेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो गाइज चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।